जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ऊंची उड़ान के इस सफलता सीरीज में। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं बिहार एसएससी सेट नंबर 39, जिसमें अभी साइंस और मैथ वाला पोर्शन हम लोग कवर करने वाले हैं, जो आपके आगामी बिहार एसएससी सीजीएल के लिए या इंटर लेवल की बात करें या परिचारी के लिए, उन सब के लिए ये कारगर साबित होगा। और तो हमारे द्वारा बिहार के अलग अलग हिस्सों में ऑफलाइन मॉक टेस्ट कराया जाता है और उसका हालांकि यूट्यूब पे भी डिस्कस कराया जाता है। और वहाँ पे आप अगर ऑनलाइन से नज़दीक हैं तो वहाँ से भी जुड़ के आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, नहीं तो आपके लिए ऑनलाइन उपलब्ध ही है। और साथ ही में इसका क्यूज भी होता है टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना साइंस वाला पोर्शन। हमारा पहला साइंस का क्वेश्चन और इस सेट का 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित होती है। तो जो तीक्ष्णता होती है ना, तीक्ष्णता, ये आवाज़ की पतला या मोटा को दर्शाता है। किसी की आवाज़ पतली होती है, किसी का मोटा होता है। तो जिसकी आवाज़ पतली होती है उसमें तीक्ष्णता ज़्यादा देखने को मिलता है, और जिसकी आवाज़ मोटी होती है उसमें तीक्ष्णता ज़्यादा कम देखने को मिलता है। ये निर्भर करता है किस पे? तो ये निर्भर करता है एक तरह से कहें तो आवृत्ति पे। ठीक है, आवृत्ति पे। अब यही बात कर लें, शेर का ले लीजिए। शेर दहाड़ता है, ठीक है, तो उसमें उसकी आवाज़ मोटी है तो उसमें आवृत्ति कम पाई जाती है। वहीं मच्छर की बात कर लें, ठीक है, मच्छर जब भिनभिनाता है तो उसमें तीक्ष्णता ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उसकी आवाज़ पतली है। ठीक है, तो ये किस पे? आवृत्ति पे निर्भर कर रहा है। इसमें आवृत्ति कहीं नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्वनि का आयाम क्या होता है? तो लाउडनेस जो होता है, कितना तेज हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और ध्वनि का तरंग दैर्घ्य तो ये इसके सीधे विपरीत होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका आवृत्ति कम होगी, और जिसका आवृत्ति एक तरह से ज़्यादा होगा उसका तरंग दैर्घ्य कम होगी। और ध्वनि का वेग तो हालांकि माध्यम पे निर्भर करता है। फिर आगे देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अगर सोलर सेल की बात करें, सौर पैनल की, तो उसमें यही प्रयोग में लाया जाता है फोटोवोल्टिक सेल। ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करता है, उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। फोटो उत्सर्जक जो उत्सर्जन करता है उसको कहा जाता है। ठीक है, और आगे देख लें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो बॉल बेयरिंग, ठीक है, चाहे कोई भी वाहन हो तो उसका जब चक्का घूमता है तो बॉल बेयरिंग पे ही डिपेंड करता है। बॉल बेयरिंग जो छर्रा होता है छोटा छोटा, उसी की बात कर रहा है। तो पहले तो स्थैतिक रहता है, लेकिन बॉल बेयरिंग लगने के बाद वो किस में परिवर्तित हो जाता है? तो रोलिंग घर्षण पे, क्योंकि रोलिंग करने लगता है। रोलिंग सर्पी घर्षण क्या होता है? तो ये घिसटाना, जो एक तरह से घिसटाना सर्पी होता है। कर्षण की बात कर ले तो कर्षण यानी ड्रैग, ये हवाओं और पानी में देखने को मिलता है, ये स्थल पे देखने को नहीं मिलता है। तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा, रोलिंग घर्षण। आगे देख लें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित घनात्मक रूप से आवेशित कण है। रेडियोधर्मी जो भी तत्व हैं वो अपने नाभिक से अल्फा बीटा गामा, ये सब अल्फा बीटा गामा रेडियो तरंगे, बहुत सारे तरंगे उत्सर्जित करते रहते हैं। तो उसमें जो अल्फा होता है ये इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और बीटा किरणों पे निगेटिव चार्ज होता है, कैथोड किरणों पे भी निगेटिव चार्ज होता है। और अगर गामा किरण की बात करें तो गामा जो होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, गामा उदासीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव वाला कह रहा है घनात्मक रूप से आवेशित कण कौन हो जाता है? तो अल्फा कण हो जाता है। अल्फा कण इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे गैसों की द्रवीकरण, जैसे सीएनजी, अभी उसी का महामारी चल रहा है, ठीक है, सीएनजी का, तो उसको जैसे वो तो गैस होता है, गैस से हमको तरल लिक्विड में बदलना है तो उसके लिए क्या करना होगा? तो सब कम तापमान, सबसे जरूरी है कम तापमान, क्योंकि कम तापमान रहेगा तो उसके अणुओं के बीच गति नहीं होगा। ज़्यादा तापमान में तो अणुओं के बीच गति होने लगता है, तो कम तापमान आवश्यक है। उच्च दबाव में ही कंप्रेस करके गैसों को इतना कंप्रेस किया जाता है कि वो द्रव में यानी तरल में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आवश्यक है, कम तापमान और उच्च दाब। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए
तार का प्रतिरोध है, तार का प्रतिरोध ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर। ठीक है, V बराबर आई आर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर 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 क्या होगा, आर बराबर V बटे आई, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि V बराबर आई आर हो ही जा रहा है तो इसको आर बराबर V बटे आई कर सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर बराबर V बटे आई, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ओम के नियम से संबंधित है। आपको पता होगा कि किसी भी तार की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, और वहीं तार की मोटाई अगर बढ़ाएं तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। ये डिपेंड करता है इसी पे, ओम के नियम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। तो क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, पौधे क्लोरोफिल में के माध्यम से हालांकि क्या करते हैं, तो उसमें जो पौधों में हरा भाग जो होता है, पत्ती का हरा भाग या कहें तना का हरा भाग, वो होता है क्लोरोफिल। ठीक है, और ये क्या करता है, तो ये सूर्य से प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रकाश को अवशोषित करना, प्रकाश को अवशोषित करना। पानी के अणुओं को तोड़ना, हालांकि ये इंटरनल प्रक्रिया हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है। तो यहाँ पे टेस्ला के समतुल्य में हम देखें तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर में ही हम लोग उसको ज्ञात करते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाता है। जूल, जूल किसका एक तरह से है, तो जूल कार्य का हो जाता है। ठीक है, कार्य या ऊर्जा का जूल हो जाता है। न्यूटन ये किसका है, बल का है। एम्पियर विद्युत धारा का है, विद्युत धारा ये कार्य का हो जाता है, और साथ में ऊर्जा का, दोनों का एसआई मात्रक होता है, वो जूल होता है, लेकिन यहाँ शक्ति का पूछ रहा है तो शक्ति का वाट हो जाएगा। बल न्यूटन और विद्युत धारा एम्पियर से संबंधित है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रक्रिया देगा। विस्थापन प्रक्रिया कौन सा देगा, तो यहाँ देखिएगा Ag सिल्वर नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया हुआ है, विलयन और कॉपर धातु। यहाँ पे कॉपर धातु और सिल्वर नाइट्राइड दिया हुआ है। यहाँ पे अगर Cu को इसके साथ 2Ag और NO3 के साथ हम लोग क्रिया कराएं तो ये प्रतिक्रिया स्वरूप क्या प्रदान करता है, तो इसमें क्या होगा ना, Cu NO3 का होल ट्वाइस बनाता है। इसको एक तरह से चांदी जो होता है सिल्वर, उसको अलग कर देता है, 2Ag को ये विस्थापित कर देता है। विस्थापित इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर होता है, कॉपर ये ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है चांदी की अपेक्षा। ठीक है, तो इसके साथ तो अपना एक तरह से जो यौगिक बनाना रहता है बना लेता है, लेकिन चांदी को ये विस्थापित कर देता है। इसी को हम लोग विस्थापन प्रतिक्रिया कहते हैं। AgNO3 विलयन और कॉपर धातु। आगे देखें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो परमाणु की संरचना के लिए किस एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति हो जाते हैं J.J. थॉमसन। ठीक है, J.J. थॉमसन ने ही हालांकि ये मॉडल प्रस्तावित किया था। गोल्डस्टीन की बात करें तो गोल्डस्टीन को प्रोटॉन की खोज के लिए जाना जाता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन, लेकिन इसका नामकरण किया था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया था, तो दोनों का नाम आता है प्रोटॉन की खोज में, कभी गोल्डस्टीन कभी रदरफोर्ड। रदरफोर्ड हालांकि इनका केंद्रक की खोज के लिए, नाभिक की खोज के लिए भी जाना जाता है। नील्स बोर को बोर मॉडल के लिए जाना जाता है। हमारा सही ऑप्शन J.J. थॉमसन हो जाएगा। आगे देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है। यहाँ पे लोहे का अयस्क पूछ रहा है, तो लोहे का अयस्क कौन सा हो जाता है, सिनेबार जो होता है ये पारा का अयस्क हो जाता है, बॉक्साइड जो होता है एल्यूमिनियम का हो जाता है, और लिमोनाइट ये होता है लोहा का। साथ में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये सब भी लोहे का ही अयस्क हो जाते हैं। पैराइट्स को हम लोग मूर्खों का सोना कहते हैं, क्योंकि ये सोने जैसा चमकता है। तो मूर्खों का सोना किसको कहा जाता है, तो पैराइट को। ठीक है, मूर्खों का सोना पैराइट्स को कहा जाता है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए
किया जाता है। तो यहाँ पे देखो उर्वरक के रूप में पौधों को हम लोग जो उर्वरक देते हैं उसमें हम लोग एनपीके बृहद तत्वों के आते हैं, एनपीके, ठीक है, बृहद पोषक तत्वों में एनपीके आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आते हैं। तो इसमें जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, इसको मुख्य तौर पे हम लोग पौधों के शीघ्र विकास के लिए देते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी बढ़ जाए। जैसे यूरिया हो गया, यूरिया में तो नाइट्रोजन ही अधिक मात्रा में होता है, 46-47%, तो ज़्यादा यूरिया देते हैं ताकि वो हरा हो जाए और ज़्यादा जल्दी से विकसित हो जाए। और यहाँ पे तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। पोटेशियम का क्या काम है? तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने का कार्य करता है, ठीक है, क्षमता को विकसित करता है। जैसे हमारे शरीर में WBC काम करता है वैसे ही। और फास्फोरस की बात कर लें तो फास्फोरस जो उसमें फूल कली ये आता है, इसको लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आम का मोजर, अभी हालांकि आम का मौसम आने वाला है तो उसमें फूल कली आना शुरू हो गया, हालांकि आ ही गया है ना, तो उसमें कली और फूल जल्दी आए और टिके रहें, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है फास्फोरस का। आगे देखें तो सिरके में खट्टे स्वाद का कारण क्या होता है? तो सिरका में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल होता है। लेकिन यहाँ तो एसिटिक कहीं दिया ही नहीं है, टार्टरिक दिया है, तो ये खास करके इमली में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खट्टा स्वाद सिरके में पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर आगे देख लें हम लोग, आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील की बात करें तो एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। तो बीसी जो होता है, बीसी वो जल में घुलनशील होता है, और बाकी EDE के ये वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है, वसा में। तो इसमें पानी में घुलनशील BC कहीं नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सूक्ष्म जीव जैसे भी होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, ये सूक्ष्म, हालांकि जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ के सरल कार्बनिक पदार्थों में ये परिवर्तित करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं अपघटन, ठीक है, अपघटन सही आंसर हो जाता है। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। कोशिका, हमारे शरीर की इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। समान कोशिकाओं से मिलके बनता है ऊतक, कुछ समान कोशिकाएं इकट्ठा हो जाएं उससे ऊतक बन जाएगा, और कुछ समान ऊतक मिलके बनाते हैं अंग, ठीक है, अंग, और उन अंगों से जीव का निर्माण होता है, ठीक है। तो पहले पे ये आएगा, दूसरे पे ऊतक, तीसरे पे अंग, चौथा पे जीव। अगर ऐसे संरचना में सजाने के लिए रहे तो भी ऐसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई पूछ रहा है तो कोशिका हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया है, ठीक है, यहाँ पे स्तंभ ए को स्तंभ 2 से मिलान करना है, माइकोलॉजी। ये किसका अध्ययन है? तो ये कवकों का अध्ययन है, ठीक है, कवकों का। फाइकोलॉजी ये शैवालों का अध्ययन है, और ऑर्निथोलॉजी ये पक्षियों का अध्ययन है, और सेरिकल्चर ये रेशमी कीट पालन का अध्ययन करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 का 2, 2 का 4, ठीक है, 2 4 1 3 किस में है? तो 2 4 1 3 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आगे देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? रक्त का तरल भाग, तो रक्त का तरल भाग जो होता है सफेद सफेद होता है, उसे कहते हैं प्लाज्मा। ये रक्त में 55% तक पाया जाता है, ठीक है, ब्लड में हमारे 55% तक प्लाज्मा होता है, उसके बाद RBC होता है, फिर प्लेटलेट्स होता है, ठीक है, ये सब होता है। WBC का क्या काम है? व्हाइट ब्लड सर्कल का, तो व्हाइट ब्लड सफ़ेद रक्त जो होता है उसका काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी एक तरह से रखना, और जो हमारे अंदर बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव पहुंचते हैं शरीर में तो उससे हालांकि हानिकारक जो भी बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मार के ख़त्म करता है, और साथ ही में हमारे शरीर में जो नष्ट को एक तरह से खराब कोशिकाएं हैं उसको भी खा के ये पचा लेता है, ठीक है।
रक्त प्लेटलेट्स, ये रक्त को थक्का बनाने में काम आता है। जैसे ही हमारा हाथ या कुछ भी कट जाए तो ब्लड बहने लगता है, तो प्लेटलेट्स धीरे धीरे उस ब्लड का क्लोथिंग कर लेता है, ठीक है, और जम जाता है एक तरह से। आरबीसी क्या करता है, तो वही लाल रक्त कणिका ये ऑक्सीजन का वहन करता है, एक तरह से ऑक्सीजन फेफड़े से लेके आता है और पूरे शरीर में बांट देता है ना। चलो आगे देखते हैं। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? यकृत से पित्त प्राप्त करने का कार्य करता है, वो होता है छोटी आंत। छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। तो ऊपर वाला जो डेड्यूनम हिस्सा होता है वो क्या करता है, वो यकृत से पित्त को प्राप्त करता है, ठीक है, पित्त को प्राप्त करता है। पित्त का निर्माण यहीं होता है यकृत में, उसके बाद वो आता है पित्त की थैली में, ठीक है। आगे देखें हम लोग, तो एमआरएनए यहाँ पे दिया है। एमआरएनए पद का विस्तारित रूप क्या है? तो एम से मैसेंजर होता है, आरएनए से होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। एमआरएनए का विस्तारित रूप क्या है, जो महामारी की शुरुआत में ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है ना। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, तो हमारे शरीर की डीएनए की जो अनुवांशिकी सूचना होती है उसको प्रोटीन की फैक्ट्री के पास पहुंचाता है, और प्रोटीन की फैक्ट्री उसी विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करने के लिए कार्य करता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को डैश डैश को अत्यधिक अवशोषित करता है। तो जो क्लोरोफिल होता है पेड़ का हरा भाग, ठीक है, वो किस प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित करता है? तो सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है वो लाल को, उसके बाद नीला को। तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद ही बाकी सब को धीरे, और तो बहुत कम मात्रा में अवशोषित करता है, लेकिन लाल को, जो पेड़ पौधा होता है वो लाल प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित करता है। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मांसपेशियों की बात कर रहा है, तो मांसपेशियां जोड़े में होती है, एकदम मांसपेशियां जोड़े में होती है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं, ये भी सही हो जाता है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, तो मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का नहीं दे सकती है। हड्डी को धक्का नहीं देता है, हड्डी में खिंचाव खींचता है हड्डी को, ठीक है, खींचता है, धक्का नहीं देता है। तो ऑप्शन सी ही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत चूज करना है हमें। आगे देखें, तो कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, ठीक है, मोड़े जा सकते हैं, जो यहाँ पे पाए जाते हैं खास करके, ठीक है, जो हड्डी का मुलायम वाला हिस्सा रहता है वो, है ना, तो उसे हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज। कार्पल्स क्या होता है? तो ये कलाई की हड्डियाँ होती हैं, यहाँ कलाई में जो 4-5 हड्डियाँ होती हैं वो होती हैं। और वर्टिब्रा की बात करें तो ये कहाँ होता है? तो ये रीढ़ की हड्डी में होता है। फीमर जांग की हड्डी है, और हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यही हो जाती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्टिलेज। आगे देखें, तो इनमें से कौन सी मेमोरी अस्थिर है, यानी ये वोलेटाइल है, यानी बिजली जाते ही डेटा मिट जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम लोग वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि हम काम कर रहे होते हैं और जैसे ही लाइट भागता है तो सारा डेटा मिट जाता है। ये लेकिन रोम जो होता है, रोम, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, इसमें डाटा अस्थायी रूप से होता है, डिलीट नहीं होता है। फिर देखें, तो दिए गए समुच्चय में यहाँ से अब मैथ शुरू हो रहा है, ठीक है, मैथमेटिक्स यहाँ से शुरू हो रहा है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं मैथमेटिक्स वाला पोर्शन, है ना। यहाँ क्या कह रहा है? दिए गए समुच्चय के पदों को किस प्रकार 3 समुच्चयों में पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि वे प्रत्येक समुच्चय के 2 पदों का योगफल बराबर हो, ठीक है। यानी ये 6 गो पद दिया गया है, 2-2 का जोड़ी बनाना है, और ऐसा जोड़ी बनाना है कि उनका दोनों का योग सेम होना चाहिए, जैसे कि तीनों में होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हो जाता है। इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 2165 आएगा, 2165 आएगा, ठीक है, 2165।
इन दोनों का योग भी 2165, इन दोनों का योग भी 2165, इन दोनों का योग भी 2165 आएगा। तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत इजी है। आगे देखें तो दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इतना है यदि संख्याओं का अनुपात इतना है, ठीक है, इतना है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो अब क्या, देखो लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पे, दो संख्याओं का एलसीएम यहाँ पे है 84, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इन दोनों का गुणज 3 दूनी 6, 6 से इसको भाग करते हैं, ठीक है, 6 से, तो 14 निकल के आता है, 14 निकल के। अब यहाँ पे चूंकि संख्याओं के योग ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ देंगे, 3 2 5, 5 को 14 से गुणा कर देंगे, हमारा सही आंसर आ जाएगा। हम क्या लिख रहे हैं भाई, 14, 14 पच्चे 70 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इजी ही है, बहुत इजी है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न का अंश हर से एक कम है। एक भिन्न, भिन्न बटे में होता है, ऊपर वाले हिस्सा को अंश कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को हर कहते हैं। तो यहाँ वही कह रहा है एक भिन्न का अंश हर से एक कम है। अगर अंश को x माने तो हर क्या हो जाएगा, x + 1, क्योंकि यहाँ अंश हर से एक कम है, तो अंश ये हो गया, हर से एक कम हो ही जा रहा है। अब क्या कह रहा है, यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए, अंश ऊपर वाला है 6 जोड़ दिए, ठीक है, जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/4 के बराबर हो जाता है, तो बराबर 5/4 कर देंगे। अब इसको तिरिया गुणा कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 4x प्लस, ठीक है, 6 चौको 24, और इधर हो जाएगा 5x + 5, है ना, ये हो जाएगा। अब देखो इधर 4x है, इधर 5x है, 4x को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 5x में से 4x घटेगा तो यहाँ बचेगा x, और देखो 5 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 24 में से 5 घट जाए तो हो जाएगा 19, यानी x का वैल्यू निकल के आ गया 19। अब कह रहा है भिन्न क्या है, तो भिन्न हम यही माने थे x + x + 1, तो x का मान 19 आया, और इसमें 19 में एक जोड़ के 20 हो गया, तो 19/20 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो एक बर्तन पानी से 1/4 भरा है, इसमें 10 कप पानी डालने पर बर्तन 3/4 भर जाता है। कप के पदों माप में बर्तन की धारिता ज्ञात करना है यहाँ पे। तो देखो एक बर्तन में पानी 1/4 भरा है, ठीक है, 1/4 है ना, इसमें 10 कप पानी डालने पर यह 3/4 होता है, तो 3/4 में से 1/4 निकाल दें हम लोग तो 10 कप निकल जाएगा ना, यही तो कह रहा है ना, 1/4 है, 10 कप पानी डालने पर 3/4 हो जाता है, तो 3/4 में से हम 1/4 निकाल दें तो 10 लीटर हो ही जाएगा, 10 कप हो ही जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम 4 ही हो जाएगा, ऊपर 2 बराबर 10, 2 से ये 5 बार में, 5 चौको 20 इसकी धारिता हो जाएगी, 20 इसकी धारिता हो जाएगी। आगे देखें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः इतना इतना और इतना निवेश करते हैं। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। यदि 8 महीने बाद 34,000 का लाभ हुआ तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे शर्मा जी हैं, ठीक है, शर्मा जी, गुप्ता जी, और यहाँ पे सिन्हा जी हैं, सिन्हा जी, ओके। अब इनका 4,000 इन्वेस्ट है, इनका 8,000 और इनका 6,000 है, हो गया। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं, यानी शर्मा जी मात्र 6 महीने तक कार्य करते हैं और ये दोनों लोग 8 महीने तक कार्य करते हैं, है ना, 8 महीने तक। अब इनको रेशियो में बदल देते हैं, रेशियो में तीनों में से 3 जीरो हटा देते हैं, ठीक है, फिर 4 से ये 2 बार में और ये 2 बार में, फिर देखो 2 से ये 3 बार में, ये 2 कट्टी ये 2 कट्टी, तो यहाँ आ रहा 3:8:6, ठीक है। इसी रेशियो में पैसा बांट देना है। यहाँ किसका पूछ रहा है, गुप्ता जी का, ठीक है, गुप्ता जी का हिस्सा। अब टोटल प्रॉफिट आया है 34,000, इसमें सबका हिस्सा है तो 8 6 14 3 17 सबका हिस्सा हो गया। गुप्ता जी किस में है, बीच में है, तो इनका 8 वाला हिस्सा दे देते हैं, है ना। तो 17 दूनी 34 यानी 2000 बार में कट जाएगा,
तो 8 दूनी 16,000 उनका हिस्सा निकल के आ गया है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो एक व्यापारी 52 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाले एक किस्म के 20 केजी चावल को 36 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाले अन्य किस्म के 60 किलो चावल में मिलाता है। ठीक है, मिलाता है। यदि वह उस मिश्रण चावल को 44 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। यहाँ पे प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। 52 रुपये वाला 20 किलो है, 52 रुपये वाला 20 किलो है, तो इसका टोटल कितना खर्च हो जाएगा? 52 दूनी 104। ठीक है, यानी कि 1040। दूसरा 36 रुपये वाला 60 केजी है, 36 वाला 60 केजी है, तो इसमें कितना इन्वेस्ट हुआ? 0 छछा के 36 और 36 18 3 21, यानी टोटल इन्वेस्ट इसका 0 6 4 10 और 2 3200 रुपया हुआ। ठीक है, लेकिन ये 44 रुपया प्रति किलो के भाव से बेचता है, तो बेच के देख लेते हैं। 44 रुपया प्रति किलो के भाव से 80 किलो बेचना है, क्योंकि 20 किलो ये है, 60 किलो ये है, तो कितना होगा? 0 8 चौको 32, 8 चौको 32 3 35, इतना रुपया निकल के आ रहा है। इन्वेस्ट इतना किया, निकल के इतना आ रहा है। तो इसका लाभ प्रतिशत में हमको ज्ञात करना है। अब देखो 32 से 3520 कितना ज़्यादा है? तो 320 ज़्यादा है, 320। इन्वेस्ट कितना किया? 32। तो भाई सीपी तो कभी भी नीचे लिखते हैं और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। अब देखो यहाँ से 320 और ये 3200, जाहिर सी बात है इससे ये कट 10 बार में कट गया और 10 से ये 1 कट गया, यानी कि 10% निकल के हमारा आंसर आ गया। आंसर 10%, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें हम लोग, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है, एकदम सही बात है। त्रिभुज के कोणों का योग अगर बात करें इन तीनों का तो 180 होता है। वर्ग के सभी भुजाएं 90 अंश की होती हैं, तो एकदम गलत बात है भैया। वर्ग की सभी भुजाएं 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 90 अंश की नहीं होती हैं, इसका कोण 90 अंश का होता है ना, कोण 90 अंश का होता है। तो यही गलत है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। आयत की सभी कोण 90 अंश के होते हैं, तो आयतें है ये एक प्रकार का, तो इसके सभी कोण 90 अंश के होते ही हैं लगभग। हाँ लगभग क्या होते ही हैं, आयत ऐसे ही होता है, तो इसके सभी कोण 90 अंश के होते हैं। वृत्त के कोणों का योग 360 होता है, तो एकदम सही बात है, ये वृत्त का एक तरह से कोण 360 का होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। आगे देखें 83 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसको कर लेते हैं हम लोग। एक टैंक से 30 पाइप जोड़े गए, एक टैंक से 30 पाइप जोड़े गए हैं। इनमें से कुछ भरने वाले पाइप और शेष खाली करने वाले पाइप हैं, दोनों प्रकार के पाइप हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप टैंक को 24 घंटे में पूर्णतः भरता है और प्रत्येक खाली करने वाला पाइप टैंक को 18 घंटे में पूर्णतः खाली कर सकता है। जब सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को पूर्णतः भरने में इतना मिनट लगता है, यानी 1.5 घंटा लग जाता है। दिए गए पाइपों में से खाली करने वाले पाइपों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखो यहां भरने वाले पाइप को x मान लेते हैं, तो खाली करने वाला पाइप कितना हो जाएगा भैया? तो ये हो जाएगा 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल पाइप 30 ये दिया हुआ है। अब देखो भरने वाला सभी पाइप मिलके 24 घंटे में भरते हैं और खाली करने वाला सभी पाइप मिलके 18 घंटे में खाली करते हैं। तो इनकी क्षमता अगर निकालें तो वो हो जाएगी एलसीएम क्षमता हो जाएगी। तो दोनों का एलसीएम 24 का और 18 का एलसीएम निकालें तो ये हो जाएगा 72। अब 72 में अलग अलग क्षमता देखें, खाली करने वाला तो 24 3 72, ये 3 यूनिट, और खाली करने वाला 4 यूनिट खाली करता है, ये 3 यूनिट भरता है। अब हमको क्या करना है, इसके लिए एक समीकरण बनाना होगा। समीकरण इतना तो हो गया, अब समीकरण बनाना होगा। अब देखो यहाँ पे टोटल 1.5 घंटा, एक साथ खोल देने पे टोटल 1.5 घंटा लगता है ना। तो टोटल धारिता यहाँ पे है
72। ठीक है, भरने वाला 3 यूनिट भरता है। टोटल पाइपों की संख्या हमको नहीं पता है, हम x माने हुए थे, x लिख देते हैं। फिर खाली करने वाला 4 यूनिट खाली करता है, तो यहाँ पे -4 लिखेंगे। अब फिर खाली करने वाले का जो संख्या है वो इतना है, 30 - x। ठीक है, 30 - x। और टोटल समय जो लगते हैं इतना यूनिट भरने में, तो 1.5 घंटा इतना लगता है, 1.5 घंटा गुणे 1.5 है। तो 1.5 को इधर ना लिख के सीधे इधर भी लिख सकते हैं हम लोग, ये जैसे ये अलग कोष्टक में हो गया ऐसे। ठीक है, और गुणज 1.5 हो गया, तो 1.5 को इधर भी लाके हम लोग लिख सकते हैं, वहाँ ना लिख के 1.5। इसको कट करेंगे तो 48 आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट 48 ही क्यों ना लिख दें, है ना। तो 48 ही यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ से हम लोग गुणे वाला ये हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, तो यानी भरने वाले की संख्या निकल जाएगी, और 30 में से वो घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ कर लेते हैं इसको 48, थोड़ा जगह नहीं है तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। ठीक है, 48 = 3x, है ना, 3x। यहाँ माइनस में है तो 4 3 12 माइनस 120, और ये x से 4 में गुणा करेंगे, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x। अब देखो 4x 3x 7x हो गए, और 120 माइनस में इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 48 प्लस 120, तो ये हो जाएगा 168 बराबर 7x हो गया, 7x। 7 से ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो 7 से इसको कट करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 चौको 28, यानी कि x का वैल्यू जो निकल के आया है वो निकल के आया है 24 निकल के आया है। ठीक है, तो भरने वाला पाइप 24 है और टोटल पाइप 30 है, तो 24 में से 30 में से 24 घटा देंगे तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि खाली करने वाला ही पाइप पूछ रहा है यहाँ पे, है ना। दिए गए पाइपों में से खाली करने वाले पाइपों की संख्या क्या है, तो ये हो जाता है क्या, 6 हो जाता है। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि दो प्रक्षेपों के समांतर माध्य और ज्यामितीय माध्य क्रमशः 10 और 5 हैं, तो प्रक्षेपों के वर्गों का योग ज्ञात करना है। यहाँ पे प्रक्षेपों के वर्गों का योग, तो देखो ध्यान से अगर बात करें समांतर माध्य का फार्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है भैया, a + b/2, और वही ज्यामितीय माध्य बराबर होता है √AB। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं। समांतर माध्य, जैसे यहाँ कह रहे हैं यदि दो प्रक्षेपों के समांतर माध्य और ज्यामितीय माध्य, समांतर माध्य 10 है तो समांतर माध्य बराबर 10 वहाँ a + b/2 कर देंगे, तो यहाँ पे a + b कितना निकल के आ रहा है, 10 दूनी 20 निकल के आ गया, है ना, a + b 20 निकल के आ गया। ज्यामितीय माध्य 5 है तो यहाँ 5 रख देते हैं और बटे में a b कर देते हैं, तो इधर से रूट हटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, यानी ए बी का वैल्यू निकल के आ गया 25। ठीक है, अब सिंपल इसको स्क्वायर करके अब आंसर निकाल लेंगे, ये क्लियर हो गया। आगे हम लोग थोड़ा सा इसको मिटा के देख लेते हैं। अब यहाँ कह रहा है तो प्रेक्षणों के वर्गों का योग, तो प्रेक्षणों को ए बी माने थे, ठीक है, तभी तो ए बी, एक प्रेक्षण ए एक बी है, ए बी माने थे, तो देखो ए बी को स्क्वायर कर देंगे, a + b, स्मॉल और कैपिटल में नहीं जाना, दोनों हम लिखने का बस अपना है, इसको स्क्वायर कर देंगे, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, है ना। तो ए बी का मान यहाँ रख देंगे, 20 20 400 हो जाएगा। ठीक है, 20 को स्क्वायर करेंगे तो 400, यही तो निकालना है, यही तो पूछ रहा है, प्रेक्षकों के वर्गों का योग, तो प्रेक्षक ए और बी हो जाते हैं, इनके वर्गों का योग, तो यहाँ पे रख देंगे a² + b² और यहाँ पे +2, ए बी का मान क्या है 25 है, यहाँ 25 है ए बी का मान, तो गुणे 25 कर देंगे,
और ए बी, अब देखो 25 दूनी 50, 50 इधर ले आके घटा देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 में से 50 घटा देंगे तो बचा 350, है ना, 350 हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात इतना है, ठीक है, इतना है, और उन संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का मान क्रमशः ज्ञात करें। सिंपल तरीका है निकालने के लिए, हम लोग वही फार्मूला यूज कर लेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, बटे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम देखो, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का रेशियो ये है, तो एलसीएम को मान लेते हैं 3x और एचसीएफ को मान लेते हैं, एचसीएफ को 1x यानी कि x हो गया। तो यहाँ पे रख देंगे सेम एलसीएम 3x गुणे x बटे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही तो दिया है, और यहाँ पे और उन संख्याओं का गुणनफल, पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल इतना दिया हुआ है, और ये संयुक्त रूप से गुणनफल है ये है, तो 432 कर देंगे। अब देखो यहाँ हो जाएगा ना 3x स्क्वायर, 3 से ये कटते हैं पहले, 3 एकम में 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12, और ये x मिलके x स्क्वायर हो जाएंगे, तो x स्क्वायर बराबर 144, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 12 और 12 x का मान इन दोनों में रख देंगे, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का यहाँ पे ज्ञात करना है, तो 12 तिहाई 36 और 12 एकम में 12, ठीक है, 12 तिहाई 36, 12 एकम में 12 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो ये इसको आवर्ती दशमलव में बदलना है। आवर्ती दशमलव में सबसे आसान तरीका होता है, देखो एक अंक दिया है नीचे, ये वाला एक अंक, सॉरी 0 नीचे बाकी 9 है और ये गो 0 दिया है, जो गो 0 देगा ना उतना इधर से अंक को आगे भी जोड़ देंगे, ठीक है, तो एक जी दिया है तो एक अंक को आगे जोड़ देंगे, तो 7 8 9 3 दिया है और एक 0 दिया है, तो एगो 7 उठाएंगे और जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 7 9 0 0। अब देखो जितना 9 है 3 गो 9 है, तो दाहिने से 3 गो पे ये लगा देंगे, ठीक है, 3 गो पे आवर्ती लगा देंगे, और यहाँ कभी भी ये बटे के रूप में जैसे 999 है तो ये दशमलव में ही रहता है, तो यहाँ पे 0.7 इतना हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 0.79 पे आवर्ती, 900 पे आवर्ती हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृष्णा के पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं इतना के अनुपात में है, ठीक है, इतना के अनुपात में है। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है तो कृष्णा के पास मौजूदा कुल राशि कितनी है। चलो देख लेते हैं, इसको हम सीधा रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इन तीनों का देखो 1/4 फिर 1/2 फिर 1/2 दिया है, सबका एलसीएम हो जाएगा 4, ठीक है, और 4 का 1 ही हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2, इस रेशियो में इनको सीधे तौर पे, यानी यहाँ पे जो पैसों की संख्या है वो निकल के आएगी। अब कह रहा है कि यहाँ पे 25 पैसे सिक्कों की संख्या 100 है, यानी 2 रेशियो के बराबर 100 है, तो जैसे 25 पैसा वाला 100 होगा, ठीक है, तो 50 पैसा वाला भी 100 गो होगा, 1 रुपया वाला 50 गो होगा, क्योंकि 1:2 के अनुपात में है, तो ऐसे ही होगा 50 100 100। अब यहाँ पे देख लेते हैं 50 1 रुपया वाला है, तो ये तो 50 1 रुपया वाला 50 रुपया होगा, और 100 58 है तो ये भी 50 रुपया हो जाएगा, और 100 गो 54 है तो ये 25 रुपया हो जाएगा। सबका योग पूछ रहा है, कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है, तो 50 50 100 25 125 हमारा आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि सर ये वाला दिक्कत है, तो हम उस दिक्कत को जरूर सॉल्व करेंगे। चलो
चलो आगे देख लेते हैं। आगे ए ने 4,50,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद बी एक निश्चित पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ को इतना इतना के अनुपात में साझा किया गया। बी कितना निवेश किया? देखो ए का 4,50,000 निवेशित 12 महीने के लिए किया। बी राशि नहीं पता है तो एक्स मान लेंगे। 3 महीने बाद घुसा है, 3 महीने के बाद वो घुसा यानी 9 महीना रहा है, ठीक है, 9 महीना रहा है। और इसको ये दोनों फायदे को 3:2 में बांट रहे हैं। यही इक्वेशन बन रहा है एक तरह से, ठीक है। पहला इतना निवेश किया, दूसरे का पता नहीं है, दूसरा 3 महीना बाद घुसा, और टोटल 1 साल व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष बाद इतना इतना के जो फायदा है इतने इतने रेशियो में बांटना है। तो ये तो ये 4.5 लाख लेके 12 महीने तक रहा, और बी एक्स लेके 9 महीने तक रहा, और इनका प्रॉफिट इतना आया। अब इसको तिरिया गुणा करके हम मान निकाल सकते हैं। तो सीधे एक्स लिखते हैं, एक्स बराबर हो जाएगा 4540, ठीक है, गुणे 12 गुणे 2, अब बटे नीचे हो जाएगा 9 गुणे 3, 9 गुणे 3। अब कट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3 चौको 12, 9 पचे 45, यहाँ पे 4 जीरो लगा दें, हो गया। अब देखो 4 दूनिया 8, 8 पचे 40, 40 पे 4 गो जीरो लगा देना है, इतना हमारा आंसर आ गया। यानी 4 लाख। 4 लाख कहाँ पे है? यहाँ पे है। ऑप्शन डी सही हो जाता है। आगे देखें 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर, यहाँ पे जो ऐड करना है, गुणा करना है, 0.46 को इतना से गुणा किए तो इतना आया। अब इतना को इतना से गुणा करेंगे तो कितना आया? तो कई तरीके से, बहुत इजी है। अब देखो 460 को 1.378 से गुणा कर रहे हैं तो 400 सैकड़े में आंसर रहेगा, सैकड़े में। वैसे भी पता चल रहा है कि सैकड़े में आंसर रहेगा, तो सैकड़ा में 1 गो है, यही है। ये तो दहाई में है, ये 1000 में है, ऐसे भी आ जाएगा। और नहीं तो अब यहाँ जैसे यहाँ पे जीरो कितना हूँ लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 460 गुणे इतना कर दिया और बीच में दशमलव लगा दिया, 0.460 को। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक इधर, 1 अंक इधर, 4 गो अंक है। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 3 गो अंक है, तो 4 गो अंक है तो 2 के बाद दशमलव लगाया है, तो हम यहाँ 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 3 के बाद दशमलव लगा दिए, वही बात हो गया। लेकिन सबसे आसान यही है, ठीक है। यहीं से समझ में आ रहा है कि जैसे ये सैकड़ा में है, 1 पॉइंट से ही गुणा करना है, तो इसी से थोड़ा सा 1.5 गुना के आसपास रहेगा, तो 1.5 गुना तो यही हो जाता है, लगभग 1.5 गुना। आगे देख लेते हैं। यदि यहाँ पे दिया है x और y संख्या इतना इतना के ऐसे 2 अंक हैं, ऐसे 2 अंक हैं कि यह संख्या 90 से विभाज्य है। अब देखो 115x y है, तो x प्लस y का मान निकालना है। अब देखो 90 से विभाज्य हो रहा है, जाहिर सी बात है लास्ट में 0 होगा, कॉमन सेंस की बात है, तो y का मान तो निकल के आ गया 0 0 0। अब जो भी अंक यहाँ x पे आएगी वो सब जोड़ने के बाद 9 से डिवाइड वाला अंक आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 90 से डिवाइड करना है तो 0x का मान निकल गया, तो 0 से 0 कटी, खत्म, ये खत्म हो गया। अब यहाँ 9 बचा, तो 9 से एक तरह से कटने का एक सिंपल लॉजिक होता है कि सभी अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। तो 5 2 7, 7 में 2 और जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा ठीक है, 9 हो जाएगा, तो ये आसानी से कट जाएगी। तो यानी यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग 2 निकाल लिए, ये भी सिंपल हो गया है ना। अब x प्लस वाई, 2 प्लस 0 मिलके 2 ही होंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अमन के परदादा की आयु 105 साल है। अमन के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा का 1/3 है। परदादा का 105 है और अमन के पापा राम सिंह का
राम सिंह का कितना है भैया, तो इनके 1/3 यानी 1/3 35 हो जा रहा है, 35 हो जा रहा है, ठीक है, 1/3 है। 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ था तो राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु से 2 गुनी थी, है ना। तो 5 साल पहले अमन का, यही कह रहा है, 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ था तब राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु से दुगुनी थी। तो 5 साल पहले इनका 30 था, तो उनकी माँ का, राम सिंह की माँ का उम्र अभी जैसे 60 साल, 5 साल पहले 60 हो गया था तो अभी 65 हो जाएगा, यही है ना, 65, 30 दूनी 60, और वर्तमान में इनकी आयु 65 हो जाएगी। अब कह रहा है अमन और राम सिंह की आयु में कितना अंतर है। अमन और राम सिंह की आयु, राम सिंह की आयु, राम सिंह, ये तो लॉजिक ही, ये बीच वाला बेकार में दे दिया है, ठीक है। कह रहा है जब अमन का जन्म हुआ था तो राम सिंह की आयु सॉरी 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ था तो राम की वर्तमान आयु 35 है, तो 5 साल पहले अमन का जन्म हुआ था, ठीक है, 5 साल पहले अमन का जन्म हुआ था, अमन का, तो अमन की आयु पूछ रहा है, सॉरी अमन और राम सिंह की आयु में अंतर पूछ रहा है। तो 5 साल पहले, अभी 35 साल है, तो अमन की आयु कितना निकल के आ जा रही है, 5 साल निकल के आ जा रही है, क्योंकि राम सिंह की आयु वर्तमान में 35 है और 5 साल पहले अमन की उम्र 5 वर्ष थी, ठीक है, 5 वर्ष थी। अब क्या कह रहा है, 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ तो राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की माँ की आयु से कोई अंतर नहीं है। अमन और राम सिंह की आयु में कितना अंतर है, तो वर्तमान में राम सिंह है उनका 35 है और अमन का 5 है, तो दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, दोनों में अंतर 30 का हो जाएगा, है ना, 30 का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चोर ने एक पुलिसकर्मी को 150 किलोमीटर की दूरी से देखा, ठीक है, चोर और पुलिस, इनके बीच 150 का अंतर है, यही है, 150 का अंतर है। चोर तुरंत 13 किलोमीटर की चाल से भागने लगा और पुलिसकर्मी 14 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से उसका पीछा किया। 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात करें, 6 मिनट बाद। अब देखो 1 घंटा में जैसे 150 मीटर दोनों के बीच की दूरी है, चोर 13 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है, पुलिस 14 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है, यानी कि 1000 किलोमीटर पुलिस को आगे निकलने के लिए 60 मिनट यानी कि 1 घंटा लगेगा, क्योंकि 1 घंटा में दोनों का 1 किलोमीटर का अंतर आ रहा है, हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 6 मिनट का ही पूछ रहा है, तो 6 मिनट का ही निकाल लेंगे। तो देखो 1 0 से 1 0 कटी, 6 से 6 कटी, यहाँ पे 100 मीटर और नजदीक आ गया पुलिस वाला चोर के, पहले 150 मीटर दूर था, 100 मीटर और नजदीक आ गया, तो दोनों के बीच फासला बचा वो 50 मीटर का बचा, तो 50 हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वही दिया है 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच का फासला जो है वो 50 मीटर का है। आगे देखें नेक्स्ट, ठीक है, अब ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है और बिंदु Q तक 3 घंटे में पहुंचती है और Q बिंदु से बिंदु P पर 4 घंटे में वापस आती है। यदि जल की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, ठीक है, नाव की चाल क्या होगी। चलो इसको निकाल लेते हैं। जैसे P से Q तक जाना है तो जाने में 3 घंटा, वापस आने में 4 घंटा लगता है। और यहाँ पे दिया है जल का चाल, जैसे धारा का चाल दिया है 3 और नाव की चाल नहीं दिया है, तो नाव का मान लेते हैं x। तो पॉजिटिव में देखो धारा के साथ जा रहा है तो x + 3 हो जाएगा, और धारा के विपरीत जा रहा है, ठीक है, धारा के विपरीत जा रहा है तो कितना हो जाएगा x - 3। और इनका यहाँ पे कह रहा है कि जाने में 3 घंटा लग रहा है, जाने में 3 घंटा, ठीक है, और आने में 4 घंटा लग रहा है, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा अगर कर दिए दोनों को, इसका ये गुणा हो जाता है तो
और इसका ये गुणज हो जाता है, यही कह रहा है 4 घंटा और 3 घंटा। ठीक है, तो वहाँ पे इसको अगर गुणज में करें तो यहाँ पे हो जाएगा 3x + 9 और इधर हो जाएगा कितना 4x माइनस 12, यही हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3x उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 4x पहले ही से है तो 4x में से 3x घट गया तो x बचा और इधर आ गया 12, तो 9 12 हो जाएगा 21, यानी x का वैल्यू निकल के आ गया 21, है ना। 21 हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन का मूल्य एक टीवी के मूल्य से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की मूल्य में 18% की वृद्धि की और टीवी की मूल्य में 10% की कमी होती है तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल लागत में कितने परिवर्तन होंगे। मानते हैं टीवी का मूल्य और यहाँ पे वॉशिंग मशीन का, टीवी का 100 मानते हैं, वॉशिंग मशीन का 60 हो जाएगा क्योंकि इससे 40% कम है, वहाँ दिया हुआ है। ठीक है, 5 वॉशिंग मशीन खरीदना है और 2 टीवी खरीदना है, तो यहाँ पे 10% की कमी आ रही है, 10% की, तो यानी कि 10% की यहाँ पे कमी आ रही है एक टीवी पे, तो 2 टीवी पे 20 रुपये की कमी आ जाएगी, 20 रुपये की। ठीक है, क्योंकि 100 रुपया टीवी का मूल्य है। यहाँ पे 18% वृद्धि हो रही है, 18, तो 18% वृद्धि करेंगे तो एगो पे 18 छक्के 90, 18 95, 18 छक्के 108, यानी 10.8 रुपये की इसमें वृद्धि होगी एगो पे। लेकिन यहाँ पे टोटल 5 गो वॉशिंग मशीन खरीदना है तो 5 इतना में 5 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 54 रुपया हो जाता है। यानी वॉशिंग मशीन में 54 की वृद्धि देखने को मिल रहा है 5 को खरीदने पे, और इसमें 20 की कमी 2 खरीदने पे देखने को मिल रहा है। यानी दोनों के बीच अंतर कितना आ गया, तो 34 का अंतर आ गया, है ना। पॉजिटिव अंतर, निगेटिव नहीं, 34 का वृद्धि हुआ है। टोटल इन्वेस्ट हुआ है, ये 5 को खरीदा है, 6 5 3 और ये 2 को खरीदा है, यानी 300 + 200 टोटल 500। ठीक है, तो 500 में 34 का वृद्धि हुआ है, तो इसको परसेंटेज में हम लोग चेंज कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0 कटे 5 6 30 और बचा 4 5 8 40, 6.8 का वृद्धि यहाँ पे हुआ है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखें हम लोग तो 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 60 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप एक निकासी पाइप है, यह तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक 40 घंटों में भर जाता है। भरे हुए टैंक को खाली करने के लिए निकासी पाइप को कितना समय लगेगा, ये है। अब देखो 2 पाइप इतना घंटे में भरते हैं तो इसको वही तरीका अपनाएंगे, 1/20 1/40, और यहाँ पे 40 घंटों में भर जा रहा है। ठीक है, तीनों पाइप को एक साथ खोलते हैं तो अब देखो खाली करने वाला पाइप यहाँ दिया है, तीसरा पाइप जो नहीं पता है वो कितने समय में भरता है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो -1/x अगर करते हैं तो ये सब मिलके कितने समय में, यहाँ 60 रहेगा, हम 40 कर दिए हैं। ठीक है, यानी कि 40 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे तो टैंक 40 घंटे में भर रहा है, तीनों एक साथ चालू हो रहे हैं तो 2 गो प्लस है, 1 गो माइनस है, तीनों एक साथ चालू हैं तो 40 घंटे में भर जा रहा है। ठीक है, अब देखो x को इधर लेके चले जाएंगे, 1/x हो जाएगा, माइनस में है जाएगा प्लस में हो जाएगा, और इक्वल टू के अब ये आएगा इधर तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 1/20 + 1/60 - 1/40 करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आराम से निकल के आएगा, जो हमारा आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पूछा हुआ है भरे हुए टैंक को खाली करने वाले निकासी पाइप को कितना समय लगेगा, तो वह x माने थे हम लोग। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 120, 20 छक्के 120, 6 दूनी 12 और 4 तिहाई 12, 6 2 8 -3 यानी 5/120, यहाँ 1/x है, ये है ना। तो 5 से ये 24 बार में, ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 24 आ गया, 24 आ गया, तो 24 घंटा में खाली कर देगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 30 छात्रों वाली एक कक्षा ने एक प्रतियोगी परीक्षा दी, इसमें से 18 छात्रों को औसत अंक 90 अंक मिले।
तो 18 छात्र को 90 अंक मिले, 18 9 162, इतना हो गया। और इस कक्षा के शेष छात्रों का औसत 80 है, तो 18 निकल गए तो 30 में से तो बच्चे 12 का औसत 80 है। ठीक है, तो इनका संयुक्त रूप से कितना हो गया, 12 बटे 96 960। दोनों को जोड़ देते हैं, 0 6 2 8 9 6 15 1 2 2580 निकल के आ रहा है। पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा, पूरी कक्षा का मार्क निकल के आया 2580, छात्र हैं 30। अब इसे औसत में निकालना है, कट कर दिए 3 बटे 24 और 3 छके 18, 86 हमारा निकल के आ गया, ऑप्शन सी। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर 25% की व्यापारिक छूट के बाद पहले से ही छूट वाले मूल्य पर 8% की नगद छूट देता है और फिर भी क्रय मूल्य के 17.3% के बराबर शुद्ध लाभ अर्जित करता है। माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखा गया है। देखो, मार्क प्राइस मानते हैं x, पहले छूट देता है 25%, यानी 75 बटे 100 हो जाएगा। इसी पे फिर से 8% का छूट देता है, यानी छूट पे छूट, तो यहाँ 92 बटे 100 हो जाएगा, बराबर 17% का लाभ, 17.3% का लाभ होता है। तो इसे 100 के बाद जोड़ेंगे तो 117.3% हो गया, क्योंकि ये लाभ होगा, 100 पे लाभ होता है तो 100 में इसको जोड़ेंगे हैं। अब कट करते हैं, कट करने के बाद इसमें आंसर आपका आ जाएगा 70। कट करके देख लीजिएगा, टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। 170 आएगा तो बाकी 100% तो है ही, 70% ही फायदा होगा। ठीक है, ये कट करके देख लीजिएगा, x का वैल्यू 70 आ जाएगा, x का वैल्यू आएगा 170। ठीक है, लेकिन 170 तो टोटल हो जाएगा उसका मार्क प्राइस। ठीक है, लेकिन यहाँ जो पूछ रहा है माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो क्रय मूल्य तो 100 था और आएगा 170, तो 100 में 170 में से 100 घटा देंगे तो 70 आ जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। विवाह के समय एक पति और उसके पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। विवाह के 5 वर्ष बाद उसका 1 वर्ष का बच्चा था। बच्चे के जन्म के समय 3 सदस्यों वाले इस परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। ठीक है, दोनों की औसत आयु विवाह के समय कह रहा है, विवाह के समय पति और पत्नी की औसत आयु 23 थी, तो दोनों का संयुक्त रूप से 46 हो जाएगा, 46। विवाह के 5 वर्ष बाद उसका 1 वर्ष का बच्चा था, तो बच्चे के जन्म के समय तीनों सदस्यों का, माता पिता और बच्चा, तो देखो 5 वर्ष बाद 1 साल का बच्चा था, तो 4 वर्ष बाद उसका जन्म हुआ होगा, तो दोनों में 4 4 जोड़ देंगे, पति पत्नी दोनों का बढ़ रहा है तो 8 बढ़ जाएगा, तो 46 8 54 हो जाएगा। अब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उसमें 0 साल का बच्चा भी आ गया है ना, तो 3 से इसको 18 बार में कट जाएगा, तो औसत आयु जो निकल के आएगी वो 18 आएगी, औसत आयु 18 निकल के आएगी। फिर आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट कह रहा है एक दुकानदार 2 वस्तुओं में से प्रत्येक इतना रुपए की दर से बेचता है। एक वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 20% की हानि हुई, तो कुल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो, इससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं रखना है, एक में 20% लाभ है, एक में 20% हानि है, तो सिंपल तरीका अपनाते हैं। ठीक है, वही ए बी, एक ए है एक बी बटे इतना कर देते हैं, तो 20 गुणे 20 बटे 100, 2 0 से 2 0 कटी, ये 4% निकल के आ रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो ये निकल के आएगा ना, ये हमेशा हानि दर्शाता है। दोनों सेम हो, लाभ भी सेम और घाटा भी सेम होना, तो हमेशा जो मान निकल के आएगा इस तरीके से, तो वो हानि के रूप में ही दर्शाएगा। तो 4% यहाँ पे हानि हो रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखें 100 नंबर, तो एक कार्यालय के पूरे स्टाफ का औसत वेतन जो है वो 3560 है। अधिकारियों का औसत वेतन 5400 रुपये है और गैर अधिकारियों का वेतन 2600 रुपये प्रति माह है। यदि अधिकारियों की संख्या 12 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एलिगेशन मेथड। औसत आयु बीच में रखेंगे, 3560 है, अधिकारियों का 5400 है और गैर अधिकारियों का 2600 है।
एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे, ऐसे ऐसे, है ना, एलिगेशन। इसमें से इसको घटाते हैं तो देखो 0 यहाँ आएगा, और 10 में से 6 जा 4, 3 यहाँ बचा, और यहाँ 5, 13 में से 5 जा 8, और यहाँ बच जाएगा 1। ठीक है, अब इसमें से घटाते हैं, यहाँ 3500, 60 में से 2600 घटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0, 6, 15 में से 6 जा 9, 960 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को 0 से 0 कट कर देते हैं। अब देखो अधिकारियों की संख्या 12 दिया है, 12 दिया है, यहाँ पे अधिकारियों की संख्या यही है 12 वाला, तो 12 से ये 8 बार में कट रहा है। ठीक है, 8 बार में, ठीक है, 12 से ये 8 बार में, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे, जितना आएगा वही उसकी संख्या हो जाएगी। ये 12 से 8 बार में 12/96, तो 8 से 8 दूनी 16, 8 3 24, 23 बार में कट रहा है, तो 23 हमारा सही आंसर हो जाएगा, 23 सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से रीजनिंग वाला पोर्शन आपका आने वाला है, जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को रीजनिंग वाला पोर्शन भी देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग वाले पोर्शन में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।